नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग जुलाई के एग्जाम के लिए सीरीज 500 क्वेश्चन की देख रहे हैं। और आज के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी जैसे सीपीसीटी का पैटर्न आ रहा है, उस पैटर्न के आधार पर आज के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये आज हमारे पास में 6 नंबर का वीडियो है। इसके पहले के जो वीडियो हमारे पास में है, इस सीरीज के 5 वीडियो जो है उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में, उसको जाकर आप जरूर ध्यान से देखिए। और पुरानी सीरीज है जो कि देखना चाहिए आपको, उसके लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा आप गूगल प्ले स्टोर से, आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। राज कंप्यूटर बैतूल उसमें डालना है आपको और सीधे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फुल कोर्स मिलता है, इसमें कंप्यूटर आपको डिटेल में पढ़ने को मिलता है, साथ में एमसीक्यू मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं और लाइव क्लासेस इसके अंदर आपको सारी की सारी मिल जाती है। साथ ही जितने भी हमारे कोर्सेज चलते हैं सारे के सारे इस पैकेज के अंदर आपको मिल जाएंगे। जो भी जहाँ पे दिखता है सारा इसी के अंदर मिलने वाला है। अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं तो यहाँ पर 60 मॉक टेस्ट 60 मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल जाते हैं। आप चाहे तो ये मॉक टेस्ट भी जाकर लगा सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है एक्साइटिंग, मतलब जो पहले से चला हुआ आ रहा है। कॉपर टेलीफोन लाइन पर चलने वाला फिक्स्ड वायरलाइन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है। मतलब यहाँ पे हमको इंटरनेट कनेक्शन दिए हुए हैं और इसमें से ऐसा कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है जो पहले हम लोग टेलीफोन लाइन के थ्रू यूज करते थे। टेलीफोन लाइन कॉपर लाइन की आती थी, अभी हम लोग यूज करते हैं फाइबर की, जो कि ऑप्टिकल पर चलता है, प्रकाश पर चलता है। तो अभी हम फाइबर लाइन यूज कर रहे हैं। पहले हम लोग यूज करते थे कॉपर लाइन, जो टेलीफोन लाइन की हुआ करती थी। उस पर हम कौन सा इंटरनेट कनेक्शन यूज चलाते थे हम लोग, तो हम लोग चलाते थे ब्रॉडबैंड का DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और यहाँ पर इसी का एडवांस वर्जन क्या था हमारे पास, ADSL, एडवांस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन था। इसको याद रखना, एग्जाम में पूछता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने वाली कंपनी को क्या कहते हैं। मतलब ऐसी कंपनी जो आपको क्या प्रोवाइड करा रही है, इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड करा रही है। तो याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कंपनियां जो हमको इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड कराती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। और हमारा जिस भी कंपनी का मोबाइल होगा, मतलब मोबाइल मतलब सिम होगी, है ना, वही हमारा क्या होता है, ISP होता है। जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, आइडिया हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास में क्या है, ISP है। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे DNS लिखा हुआ है। DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है, डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलकर स्टोर करके रखता है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। वेब पर या इंटरनेट पर मौजूद किसी भी फाइल का स्पेसिफिक पाथ या पूरा का पूरा उसका एड्रेस जो होगा वो URL कहलाता है। जैसे ये वाला वीडियो अभी चल रहा है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, है ना। जब आप इसको शेयर करते हो तो वो जो पाथ आता है वो कहलाता है उसका URL। तो वीडियो को लाइक ध्यान से आपको शेयर करना है और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब याद से करिएगा। HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि आप वेब पेज की कोडिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला है HTTP, रिक्वेस्ट सबसे बेसिक लेवल पर कौन करता है, जब उसे होस्ट फाइल चाहिए होती है। तो HTTP से रिक्वेस्ट कौन करने वाला है, HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे रिक्वेस्ट करेगा किसके लिए, बेसिक लेवल पर करेगा होस्टेज फाइल। मतलब कि मान लो हम लोग यूजर है, हमने गए हम लोग कहाँ पर, वेब ब्राउजर पर, और वहाँ पे हमने टाइप किया किसी भी वेबसाइट का एड्रेस। तो हमने जिस वेबसाइट का एड्रेस टाइप किया है वो क्या होने वाला है, होस्ट होने वाला है। तो होस्ट फाइल के लिए रिक्वेस्ट करेगा किससे, HTTP से। कौन करने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग वेब ब्राउजर यूज करेंगे तो वेब ब्राउजर ही रिक्वेस्ट करेगा HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से, ताकि जो वेबसाइट हमने मांगी है उससे उसको लेकर और फिर इस वेब ब्राउजर पर वो ओपन करेगा। तो याद रखना, वेब ब्राउजर करने वाला। प्रिंटर आपको पता ही है, प्रिंट करने के लिए प्लॉटर बड़े आकार में हाईली ग्राफिकल प्रिंटिंग करनी है तब यूज करते हैं। स्पीकर हमको पता ही है कि यह एक आउटपुट यूनिट डिवाइस है जिससे हम गाने सुनते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा मैनेज ईमेल सर्विस कौन सी है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो हमको ईमेल की सर्विस देता है या माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता है या माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया हुआ है, ऐसी ईमेल सर्विस कौन सी है। तो अगर आपको याद हो, हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, हम लोग पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, मेल मर्ज पढ़ते हैं। तो फाइनली जब मेल मर्ज हमारा कंप्लीट हो जाता है और हमको उसको सेंड करना रहता है, तब हमको जरूरत पड़ती है किसकी, आउटलुक एक्सप्रेस की जरूरत पड़ती है ना। और आउटलुक एक्सप्रेस के थ्रू वो जो हमारा मेल होगा वो मल्टीपल लोगों को चला जाता है मेल मर्ज के थ्रू। तो याद रखेंगे आउटलुक को। इसका एक क्वेश्चन और याद रखना,
कि आउटलुक एक्सप्रेस एक ईमेल क्लाइंट है, ये याद रखेंगे। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? एक ईमेल क्लाइंट है ना, और ये डायरेक्ट हमारे MS वर्ड से ही चला जाता है। ठीक है, बस आपको माइक्रोसॉफ्ट की आईडी लगेगी। याहू मैप, क्रोम हमारे पास वेब ब्राउजर है, और जीमेल हमको पता है गूगल का है। मैक एड्रेस का साइज कितना होता है? मैक एड्रेस आपको बता दूं, हमारे कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस जो होता है वो मैक एड्रेस कहलाता है, और लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो IP एड्रेस कहलाता है। तो मैक एड्रेस कितने बीट का होता है? तो याद रखना ये होता है 48 बीट का, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर कौन से काम में सबसे ज्यादा रिलेटेड है? मतलब जो OSI मॉडल हमारे पास में है उसमें डेटा लिंक की जो लेयर होती है ना, कौन से काम में सबसे ज्यादा रिलेट है? मतलब कि हमारे पास OSI मॉडल है तो टोटल 7 लेयर होती है। सबसे पहले फिजिकल, और सेकंड क्या होती है? डाटा लिंक लेयर। तो कौन से काम में वो आती है? तो देखिए हमारे पास में फिजिकल एड्रेसिंग एंड फ्रेम्स के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? डेटा लिंक लेयर का, है ना। फिजिकल एड्रेसिंग यहाँ पे मैं समझा दूं आपको कि जो फिजिकल लेयर होती है इस पे हमारा जो डिवाइस काम करता है ना, वो क्या होता है? ब्रिज। और क्या काम करता है यहाँ पे हमारा काम करता है स्विच। तो स्विच और ब्रिज अगर दोनों की बात करें तो ये लोग काम करते हैं किस पे? मैक एड्रेस पे काम करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया मैक एड्रेस क्या है? हमारे कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस होता है। मतलब हमारे कंप्यूटर जो लैन कार्ड लगा होता है उसका एड्रेस होता है मैक एड्रेस। ठीक है, तो ये क्या है? फिजिकल जो पहचान होती है कंप्यूटर इंटरनेट पर या नेटवर्क पे हमारे कंप्यूटर की, वो कौन डिसाइड करता है? हमारे पास में डेटा लिंक लेयर पर मौजूद मैक एड्रेस, है ना। और हमारे पास से मैक एड्रेस कैसा हो गया? तो ये फिजिकल एड्रेस हो गया, है ना। और उसकी जो फ्रेमिंग है ये की जा रही है कहाँ पर? डेटा लिंक लेयर पर। ये याद रखना। और एक क्वेश्चन ये भी याद रखना कि डेटा लिंक लेयर पर कौन कौन से डिवाइस होते हैं हमारे पास में? तो हमारे पास में ब्रिज भी होता है, स्विच भी होता है। अगर आपसे पूछेगा कि हब कहाँ पर होता है तो वो फिजिकल लेयर पर होता है। सबसे पहली जो लेयर होती है उस पे, उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रॉक्सी फायरवॉल या प्रॉक्सी सर्वर कभी कभी खालिस्तान की तरह काम करता है। अगर हम बात करें प्रॉक्सी सर्वर की, है ना, पहले प्रॉक्सी सर्वर की कर लेते हैं। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? तो प्रॉक्सी सर्वर एक कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर या फिर दोनों हो सकते हैं जो सर्वर के पहले स्थापित किया जाता है। सर्वर के पास कोई फाइल पहुंचेगी तो उसकी जांच करेगी, है ना। अगर सही होगी तो ही उसको जाने देगा। अब यहाँ पे क्या प्रॉक्सी हमारा फायरवॉल है ना। तो फायरवॉल क्या करता है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस को हमारे नेटवर्क या कंप्यूटर में आने से रोकता है। जिसको परमिशन नहीं है उसको नहीं आने देगा। अब यहाँ पे हो गया हमारे पास में प्रॉक्सी फायरवॉल हो गया, है ना, या प्रॉक्सी सर्वर, जैसे कि मैंने आपको प्रॉक्सी सर्वर के बारे में बताया। तो अब ये कभी कभी खालिस्तान की तरह काम करता है। किसके से काम कर सकता है? तो हमारे पास में गेटवे, जॉयस्टिक, कंपाइलर और स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट तो एक्सेल की शीट को हम लोग कह रहे हैं। कंपाइलर हमारे पास ट्रांसलेटर होता है ना, जो कि हमारे जो कोडिंग लिखी रहती है उसको पूरा क्या करेगा? कंपाइल करके और भी ट्रांसलेट करेगा। हमारे पास जॉयस्टिक होता है। जॉयस्टिक का यूज हम कहाँ करते हैं? तो हम लोग इसको मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए करते हैं, चाहे गेमिंग खेलना हो या CCTV कैमरे हो या मैकेनिकल मशीनें होती है हमारे पास में, रोबोटिक्स वगैरह में जॉयस्टिक का यूज किया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब हमारे पास बचा क्या? गेटवे। तो गेटवे जो है मतलब प्रॉक्सी सर्वर की अगर हम बात करें तो कभी कभी वो किसके जैसे काम करेगा? गेटवे की तरह। अब गेटवे का काम क्या होता है? बेसिकली गेटवे जो होता है ये प्रोटोकॉल परिवर्तक होता है। इसको कहाँ स्थापित किया जाता है? अलग अलग, जहाँ पे दो अलग अलग नेटवर्क आकर मिलते हैं वहां पर गेटवे का यूज किया जाता है। ये क्या करता है? वहां से जो फाइलें आती है उसकी जांच करता है। और हमने क्या बोला? जो प्रॉक्सी सर्वर है ये भी क्या करता है? जो फाइलें आती है उसकी जांच करता है। तो क्या होगा कि कभी कभी प्रॉक्सी सर्वर एज ए क्या काम करने लग जाएगा? गेटवे की तरह काम करने लग जाएगा। और गेटवे का अगर मुख्य काम आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप उसको? इसका मुख्य काम होता है प्रोटोकॉल को बदलना, है ना। तो प्रोटोकॉल कन्वर्टर या प्रोटोकॉल परिवर्तक के नाम से गेटवे को जाना जाता है। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा और लिखते चलिएगा। आप आपके खुद के नोट्स बना रहे होंगे, एग्जाम के समय में रिविजन में बड़ी हेल्प मिलेगी आपको उससे। इंक्रिप्शन एनालॉजी एक सामान्य किन दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है ना। तो इंक्रिप्शन का जो एल्गोरिथम हमारे पास में होता है वो सामान्यतः किन दो प्रिंसिपल, कौन से दो सिद्धांतों पर बेस है या उसके ऊपर काम करता है? हमारे पास में ट्रांसपोजिशन, फिर हमारे पास सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, कॉपिंग एंड पेस्टिंग, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग।
तो आपको बता देते हैं पहले इंक्रिप्शन क्या होता है। इंक्रिप्शन कहने का मतलब ये है कि हमारे डेटा को एक विशेष प्रकार के चिन्हों में बदल देना, जिनको आसानी से पढ़ा नहीं जा सके, और हमारा जो डेटा होगा वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, अब अगर हम एल्गोरिथम की बात करें और हमारे पास दो प्रिंसिपल है, तो हमारे पास में होता है एक सब्स्टिट्यूशन और एक होता है ट्रांसपोजिशन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करने वाला है, वो इसके अंदर जो हमारे डेटा है ना, उसको क्या करेगा, वो इनक्रिप्ट करेगा, एक विशेष प्रकार के चिन्हों में बदल देगा। ठीक है, कोड बना दिया उसने। और अगर हम ट्रांसपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या करने वाला है, इसमें जो हमारे पास डेटा होगा है ना, मान लो हमारा डेटा कैसा लिखा हो, इस तरीके से लिखा होगा, तो इसको क्या करेगा, उसकी लेटर की पोजीशन चेंज कर देगा। मतलब क्या कर देगा, उसको इस तरीके से लिख देगा। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन में क्या होगा, डेटा को उसके क्रम में चेंज कर देगा, उसके सीक्वेंस में चेंज कर देता है, जगह बदल देगा है ना, और डेटा ऐसा बना देगा। जबकि इंक्रिप्शन है, मतलब ये क्या करने वाला है, ये पूरे के पूरे डेटा को एक अलग ही प्रकार के कोड में बदल देगा। तो कुल मिलाकर दो सिद्धांत यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन करना है ना, मतलब विशेष प्रकार के चिन्ह में बदल देना, और इसका हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट करना, मतलब स्थानांतरण है ना। क्या बोलेंगे इसको, हम स्थानांतरण बोलेंगे, ये आपको याद रखना है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मालवेयर का एग्जाम्पल है। मालवेयर ऐसे हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं है ना। उससे हमारे कंप्यूटर क्या होगा, सिर्फ नुकसान होगा। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने कुछ पहले देख लिए और आगे भी हम देखेंगे। हमारे पास है वायरस, स्प्रेडशीट, मॉनिटर, कीबोर्ड। तो ये दोनों तो हमारे पास हार्डवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर है ही नहीं। स्प्रेडशीट हम एक्सेल में यूज करते हैं, और वायरस जो है ये एक प्रकार का मालवेयर है। इसके अलावा और कौन कौन से मालवेयर होते हैं, तो हमारे पास एडवेयर होता है, स्पाईवेयर हो रहा है, रोसमवेयर होता है, ट्रोजन होता है, ये की लॉगर होता है। ये सारे के सारे हमारे पास में क्या है, मालवेयर होते हैं, इनको याद रखेंगे। कौन सा प्रोग्राम डेस्कटॉप या इंडिविजुअल प्रोग्राम में एड्स दिखाता है और प्राइवेसी ब्रीच कर सकता है। प्राइवेसी ब्रीच मतलब कि प्राइवेसी भंग कर देगा आपकी, है ना। तो हमारे पास में ऐड दिखाने वाला, तो ये भी क्या है, हमारे पास में एक तरह का मालवेयर है ना। क्या करता है कि प्रोग्राम डेस्कटॉप या इंडिविजुअल किसी प्रोग्राम में क्या दिखाएगा, आपको ऐड दिखाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये एक प्रकार का हमारे पास में एडवेयर है ना, जिसका काम क्या है, आपको ऐड दिखाना है। तो अगर दूसरे भी किसी प्लेटफॉर्म पे अगर हमने सर्च किया है और इस समय हमको दूसरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो उसके ऐड वो वहां पर दिखाता है। मतलब कि यह एक प्रकार का स्पाईवेयर है, याद रखना। एडवेयर क्या है, एक प्रकार का स्पाईवेयर है, ये आपके ऊपर जासूसी रखता है, और आपने जो जो चीजें सर्च करी है उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको वो ऐड दिखाता है। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। फ्रीवेयर जो हमको थोड़े समय के लिए फ्री मिलते हैं। शेयरवेयर डेटा को शेयर करने के लिए हम जिन एप्लीकेशन का यूज करते हैं, ये वो है। फेडोरा में यदि मशीन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ भी रन करती है तो कौन सा ऑप्शन अवॉइड करना होगा। प्रश्न ये बोल रहा है। पहले फेडोरा जिसको नहीं पता हो, याद रखना, ये हमारे पास में लाइनेक्स का एक वर्जन है ना। फेडोरा, रेड हैट, ये सारे लाइनेक्स के वर्जन है हमारे पास में। तो ये बोल रहा है कि आप फेडोरा है ना और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दोनों अगर आप एक ही मशीन में चला रहे हो, तो आपको कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, है ना। जब हम दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में चलाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती है। हालांकि वो सिमिलर चलते रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन उसमें जो चीज़ें हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए वो क्या होने वाला है, हमको बोल रहा है वो सिस्टम क्लॉक, यूज यूटीसी, यूज कीबोर्ड लेआउट, सेलेक्ट लैंग्वेज या क्रिएट यूजर अकाउंट। तो यहाँ पर जिस चीज को हमको अवॉइड करना चाहिए वो क्या होगा, सिस्टम क्लॉक और यूज यूटीसी। हमारे सिस्टम का टाइम चेंज होते रहेगा, है ना। और जो यूटीसी होता है, जैसे हम लोग 5.5 डिग्री का यूज करते हैं कोलकाता का, है ना, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। बाकी काम हम आसानी से कर सकते हो। तो हमारे कंप्यूटर का जो टाइम होगा, उसका यूटीसी मतलब लोकेशन होगा, वो बार बार चेंज हो सकता है, उसको छोड़ देंगे, बाकी काम आसानी से होगा। विंडोज 10 में mdsched.exe ये कमांड को याद कर लेना, ये एग्जाम में आती है डायरेक्ट। एग्जीक्यूट करने से कौन सा टूल स्टार्ट होगा। जब हम ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, exe है, इसको जब रन करते हैं, हम इसको रन कमांड से भी कर सकते हैं,
है ना। तो कौन सा टूल स्टार्ट होगा? तो हमारे पास में डेस्कटॉप क्लीनअप, मेमोरी डायग्नोस्टिक, पेंट और डिवाइस मैनेजर। तो जब हम ये कमांड चलाते हैं तब क्या होने वाला है? मेमोरी डायग्नोस्टिक होगा। मतलब क्या करेगा? ये रैम को चेक करने वाला है ना। रैम को चेक करेगा, सब बराबर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। लो लेवल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है? मतलब लो लेवल लैंग्वेज में कोई आपने प्रोग्राम लिखा है और उसको कंप्यूटर की मशीनी भाषा में अगर आपको बदलना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? लो लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज में हम दो लैंग्वेज पढ़ते हैं। एक हमारे पास में मशीनी लैंग्वेज है और एक हमारे पास में असेंबली लैंग्वेज है। एक मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज को किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको जरूरत पड़ती है असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में बदलने के लिए। किसकी जरूरत पड़ती है? असेंबलर की। तो किसकी जवाबदारी होगी? वो होगी असेंबलर की जवाबदारी होगी, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वीडियो फॉर्मली किसके सीरीज के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं? वीडियो नॉर्मली हम लोगों ने देखे हैं कि अलग अलग वीडियो हम लोग देखते रहते हैं, तो उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है ना, या किस तरीके से हमारे वीडियो तैयार होते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे वीडियो में छोटी छोटी बहुत सारी क्या होती है? फ्रेम्स होती है। उन फ्रेम को आपस में जोड़कर जब तेजी से वो चलता है तो हमको जो इमेजेस होती है मूव होते दिखती है और हमको ऐसा लगता है कि वीडियो चल रहा है। तो बेसिकली हमारे वीडियो में क्या होती है? बहुत छोटी छोटी फ्रेम्स होती है। जो भी कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करता है, तो बेसिकली बता दूं कि कैमरा सिर्फ फोटो खींचता है ना। अब वो बहुत छोटे छोटे समय अंतराल की क्या करेगा? फ्रेम ही खींचेगा, बहुत छोटे छोटे और आपस में क्या है? मर्ज कर दिया। जब उसको प्ले करेंगे तो एक साथ सारी फ्रेमें क्या हो रही है? रन हो रही है। तो वो जो इमेज होती है, हमको कोई भी चित्र है या जो वास्तव में हमको जो वीडियो चलते हुए दिखते हैं वो फिर हमको चलते हुए उसी कारण से दिखते हैं, है ना। उसमें क्या होती है? छोटी छोटी फ्रेमें होती है ना, छोटे छोटे चित्र होते हैं। मतलब फोटो खींचेगा और जब ये तेजी से चलेगा तो हमको क्या होगा? एक ही मूवमेंट दिखता है मूव होते हुए। तो याद रखिएगा किस क्या होते हैं उसके अंदर? फ्रेम्स होती है, फोल्डर नहीं होंगे, फार्मूला और आउटर्स नहीं होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है? यहाँ पे वेब ब्राउजर पहचानना है और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको 10 वेब ब्राउजर और 10 सर्च इंजन आपको याद करके रखने हैं जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास में कौन सा वेब ब्राउजर है? हमारे पास है ओपेरा, ओरेकल, आउटलुक और ओपन ऑफिस कैल्क। ओपन ऑफिस कैल्क लिब्रा ऑफिस में, ओपन ऑफिस में एक्सेल के जैसा एक सॉफ्टवेयर है। आउटलुक हमने देखा है कि ईमेल क्लाइंट है। ओरेकल हमारे पास एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। हमारे पास ओपेरा जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। क्या है ये? वेब ब्राउजर है ना, ओपेरा। निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड ईमेल एड्रेस है? देखिए, जब भी कोई ईमेल एड्रेस बनेगा तो याद रखना कि ईमेल एड्रेस में हम लोग डॉट लगा सकते हैं और @ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं हमको। डॉट भी लगा देंगे, @ भी लगा देंगे, है ना। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे डॉट लगा है, @ लगा है, यहाँ पे .com फिर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ने क्या लगा दिया? डॉट तो लगे पर @ इसमें नहीं है, इस वजह से ये वाला गलत हो गया। यहाँ पर उसने 2 लगा दिए, इस वजह से ये भी गलत हो गया। यहाँ पर उसने हैज़ यूज कर लिया है, इस वजह से ये गलत हो गया है। यहाँ पर हमारे पास में ये वाला जो है ये पूरी तरह से सही है ना। @ के पहले वाला ये क्या आपके पास यूजर नेम है और @ के बाद वाला क्या आपके पास में ये डोमेन नेम है। डेसिमल नंबर 168 का ऑक्टेल क्या होगा, है ना। ऑक्टेल संख्या निकालनी है आपको। तो इसके पहले आपको बता दूं मैं कि अभी हम इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें सभी 12 तरह के जो हमारे पास में कन्वर्जन है इसके, है ना। डेसिमल से हेक्साडेसिमल जा रहा है आपका, या बाइनरी जा रहा है, ऑक्टेल जा रहा है, या वापस रिवर्स फॉर्म में आ रहा है। सारे के सारे 12 तरह के जो कन्वर्जन है हमने वीडियो में बना के डाले हैं। उसके लिंक लगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वो वीडियो आप याद से देखें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके एग्जाम के लिए, है ना। क्योंकि इस तरह के कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम में लगातार आ रहे हैं। कई बार 2 और कई बार 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिन लोगों का पेपर 1 या 2 नंबर से रुकता है उसके लिए ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल लॉटरी जैसे हो लगने वाले हैं। जाके उस वीडियो को देखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, है ना। प्रैक्टिस से होगा, ये प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया, बाकी भी प्रैक्टिस का काम है। प्रैक्टिस समझ में आ गई तो उसके बाद बड़े इजी तरीके से वो हो जाने वाला है।
जैसे यहाँ पर हमको निकालना है हमको निकालना है 168, है ना, क्या निकालना है इसका, ऑक्टेल निकालना है। तो इसमें हम भाग देने वाले किसका, 8 का भाग देने वाले हैं। 168 में हम 8 का भाग देंगे। 8 का भाग कितने बार जाएगा, इसमें सिर्फ भाग ही देना है, जो शेषफल बचेगा वो हमारा आंसर है। तो इसमें हम भाग देंगे 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, है ना। तो कितने बार जाएगा इसका भाग में हमारे पास में 21 टाइम। 21 8 का पढ़ा 21 टाइम पढ़ेंगे तो 168 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास शेषफल बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, 0। फिर हम 8 का भाग देंगे इसमें। अब 21 में 8 का भाग अगर हम पढ़ते हैं, 8 दूनी 16, है ना, और 8 3 बार पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो हमारा भाग कितने बार जाने वाला है, 2 बार, 2 बार भाग जाएगा। आज 8 में से हमने 8 दूनी 16 हुआ, जब 21 में से हमने 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, हमारे पास बचेगा 5। और ये जो 2 बचा हुआ है इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से उसको रिवर्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, 2 5 और 0, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, क्या आ गया, 2 5 0। ये प्रैक्टिस करिएगा इसकी। MS एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन किसी सेल में लिखे फार्मूला को टेक्स्ट या स्ट्रिंग के रूप में रिटर्न करता है। MS एक्सेल के किसी सेल में फार्मूला लिखा हुआ है और आप उसको एज अ टेक्स्ट देखना चाहते हो, है ना, या उसको बदलना चाहते हो टेक्स्ट में, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, हम लोग फार्मूला लगाने वाले पे फार्मूला टेक्स्ट, ये वाला जब अगर हमने लगा दिया तो हमारे किसी सेल में अगर वहाँ पे फार्मूला लिखा होगा, है ना, इक्वल सम जो भी लिखा होगा हमारे पास में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाने वाला है। तो याद रखेंगे फार्मूला टेक्स्ट, और ये एग्जाम में पूछता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क जो कि एक्सेल के जैसा सॉफ्टवेयर होता है। ओपन ऑफिस ORG, इसमें भी हमारे पास एक्सेल के जैसे ये ओपन ऑफिस से ही जुड़ा हुआ क्या है, लिब्रे ऑफिस है, दोनों एक ही है, समझ लो। करेंट सीट के साथ नेक्स्ट सीट को सिलेक्शन में जोड़ना, मतलब करेंट सीट पे आप जहां पर हो वहां पर, और उसके साइड की जो सीट है वो वाली, उसको आपस में क्या करना है, आपको सिलेक्शन में जोड़ना है। तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करने वाले हैं, देखिए जब भी हमको इस तरीके का काम करना होगा तो हम लोग यूज करेंगे किसका, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास में अभी जो सीट पे हम काम कर रहे हैं उसका साइड वाली जो सीट है ये वाली, है ना, ये आपस में दोनों क्या होगी, सेलेक्ट होके, मतलब आपस में जुड़ के सेलेक्ट हो जाएगी। अगर हमने क्या कंट्रोल प्लस डाउन अगर हमने यूज किया तो कंट्रोल डाउन से क्या होगा कि हमारे पास में ये आपस में, या मतलब यहाँ से यहाँ ये क्या हो जाएगी, स्विच हो जाएगी, पर आपस में जोड़ेगी नहीं है, सेलेक्ट नहीं करने वाली है। और अगर हमने आल्ट और पेज डाउन प्रेस किया तो क्या होगा, हमारी जो स्क्रीन होगी वो आधे एक साइड में जाकर खड़ी हो जाएगी, आधी सरक के इस तरफ सेट हो जाने वाली है। ठीक है, तो याद रखेगा ये वाली शॉर्टकट की ऐसे काम करेगी, और इसका भी मैंने आपको बता दिया। हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ये वाला। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं तो हमको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। हमारे पास जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं बेसिकली, अगर इस तरीके से प्रश्न आते हैं तो हमको उसको पूरा का पूरा पढ़ना होता है। हमको बोल रहा है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की हाइट विड्थ से अधिक होती है ना। जो पोर्ट्रेट हमारे पास में ओरिएंटेशन होता है, तो हमें देख ले, अगर ओरिएंटेशन के तो हम 2 तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, एक ये वाला होता है और एक ओरिएंटेशन हमारे पास में ये वाला होता है। तो ये वाला पोर्ट्रेट होता है, ये वाला लैंडस्केप होता है। तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की हाइट विड्थ से अधिक होती है, मतलब इसकी जो हाइट है ये विड्थ से अधिक है, तो हाँ ये अधिक होती है, हाइट ज़्यादा है ना। फिर हमको बोल रहा है लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पेज की विड्थ हाइट से ज़्यादा होती है। अब ये लैंडस्केप हमारे पास में है, यहाँ पे इसकी जो विड्थ है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो हाइट से ज़्यादा है, तो हाँ बिल्कुल हाइट से ज़्यादा होती है, ये भी सही है। फिर हमसे बोल रहा है यदि पेज की विड्थ हाइट से कम हो तो वह ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। क्या बोल रहा है कि पेज की विड्थ मतलब पेज की चौड़ाई हाइट से कम हो, है ना, तो वो क्या होगा, लैंडस्केप। तो लैंडस्केप नहीं होता, वो कौन सा होता है, वो पोर्ट्रेट होता है। तो ये वाला कैसा है, ये गलत है। फिर बोल रहा है MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है, तो ये वाला सही है, ये वाला सही है। गलत कौन सा है, तो ये 3rd नंबर वाला हमारे पास ऑप्शन है, ये वाला कैसा है, गलत है। हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सा गलत है, तो यही वाला गलत होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की CPU में मिलियंस ऑफ टीनी, टीनी मतलब क्या होते हैं, छोटे छोटे हिस्से रहते हैं ना, छोटे छोटे भाग रहते हैं।
तो कंप्यूटर की सीपीयू में मिलियंस ऑफ टिनी होते हैं। तो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, उसमें मिलियंस मतलब बहुत लाखों में क्या होते हैं, राउटर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, स्कैनर्स होते हैं या कैपेसिटर्स होते हैं। तो आपको बता देते हैं कि हमने अगर कंप्यूटर जनरेशन भी हम पढ़ते हैं तो सेकेंड जनरेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया है किसको, ट्रांजिस्टर को, है ना। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है किसमें, सीपीयू में। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ट्रांजिस्टर। और कैपेसिटर जो हम लोग यूज करते हैं ये डायनामिक रैम में हम लोग यूज करते हैं, ये भी याद रखिएगा। रैम को शॉर्ट मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि रैम को शॉर्ट मेमोरी मतलब कि उसके अंदर डाटा क्या है, बहुत थोड़े समय के लिए सेव होता है। क्यों होता है और हम क्यों कहते हैं उसको, हम उसको इसलिए कहते हैं, है ना, क्योंकि वोलेटाइल और टेम्परेरी होती है, परमानेंट और ऑप्टिकल होती है, मैग्नेटिक और परमानेंट होती है, नॉन वोलेटाइल और फिक्स्ड होती है। तो हमारे को पता है हमारी रैम कैसी होती है, हमारी रैम होती है वोलेटाइल, है ना। और उसके अंदर मेमोरी कैसी होती है, टेम्परेरी। तो वोलेटाइल मेमोरी होने के कारण उसके अंदर जो डेटा हम लोग यूज करते हैं, सेव करके रखते हैं, वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है। जैसे लाइट जाएगी अपने आप डाटा उसमें से नष्ट हो जाएगा, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बारकोड स्टैंडर्ड केवल न्यूमेरिक डेटा इनकोड करने तक लिमिटेड नहीं है। मतलब हमारे पास यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बारकोड्स दिए हुए हैं और हमसे पूछ रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा डेटा है जो सिर्फ न्यूमेरिक कोड को ही सेव नहीं करता बल्कि अल्फा न्यूमेरिक कोड या अल्फाबेटिक कोड है उनको भी सेव करता है। तो हमारे पास में ईएन है जो यूरोपियन देशों में यूज किया जाता है, यूपीसी हमारे पास में कोड 128 और आईटीएफ 14, है ना। ये हमारे पास में अलग अलग प्रकार के बारकोड्स हैं। और अगर हम बात करें इनमें से ऐसा कौन सा कोड होता है कि जो सारे मतलब अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों तरह के कोडों को सेव करके रख सकता है, तो वो हमारे पास में कोड 128, ठीक है। इसको याद रखना, अच्छे से एग्जाम में पूछता है इसको। 16 बिट कितने निबल्स के बराबर होते हैं, 16 बिट्स। देखिए हमको ये तो पता है कि अगर हम बात निबल की करें तो हमारे पास क्या होता है कि 4 बिट मिलकर क्या होता है, एक निबल बनता है ना। अब हमको क्या बोल रहा है वो कि 16 बिट है, मतलब 4 की जगह कितने हमारे पास में 16 है ना। तब कितने निबल बनेगा ये हमसे पूछ रहा है। तो हमको क्या करना है, ये 16 में हम लोग भाग दे देने वाले हैं, किसका, 4 का, है ना। क्या आंसर आ जाएगा वहां पर, यहाँ पे आंसर हमको मालूम है कितना आएगा, 4 ही आएगा, है ना। इसका भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा, 4। तो 16 अगर बीट हमारे पास में है तो उसमें कितनी निबल होने वाली है, 4, क्योंकि एक निबल 4 का पेयर होती है, 4 बीट का एक निबल और 4 बीट का एक निबल। डेसिमल नंबर 17 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो, मतलब क्या होगा, है ना। तो हमको निकालना है अब क्या, 17 का निकालना है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब कि हमको 16 का भाग देना है, किसमें, 17 में हम भाग दे देंगे किसका, 16 का। कितने बार भाग जाएगा, एक बार, एक ही बार भाग जाएगा ना, है ना। और कितना शेषफल बचेगा, एक शेषफल बचेगा, एक बार भाग जा रहा है और एक शेषफल बचता। अब यहाँ पे 16 का भाग नहीं जाने वाला है ना, तो सीधे क्या करना है, यहाँ से उसको रिवर्स में लिख देना है। हेक्साडेसिमल संख्या निकालने के लिए हमको 16 का भाग देना पड़ता, बस ये याद रखना है। क्या निकला हमारे पास में, हमारे पास से 1 और 1 आगे आंसर हमारा, है ना। जब हमने क्या किया उसको हेक्साडेसिमल में बदला है तो बस हेक्साडेसिमल में बदल दो, 11। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड का कौन सा कंपोनेंट सीपीयू, बसेस और एक्सटर्नल कंपोनेंट के बीच इंटरफेस बनाता है ना। मदरबोर्ड का कंपोनेंट है, मदरबोर्ड का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि बसेस, बसेस क्या होती है, हमारे डेटा को ले जाने के लिए, चाहे डाटाबेस हो, एड्रेस बस हो या कंट्रोल बस हो, है ना। टोटल इतनी ही बसें हमारे पास में होती है, जो इंटरनल हमारे पास बसें होती है। तो डेटा को ले जाने के लिए चाहे निर्देश हो या एड्रेस हो या उनका डेटा हो, तो वो बसेस की बात कर रहा है। साथ में जितने भी कंपोनेंट्स मदरबोर्ड पर लगे हुए उनकी बात कर रहा है ना। और हमारे पास में जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है वो, तो जो मदरबोर्ड का ये कंपोनेंट होगा जो बसेस और एक्सटर्नल कंपोनेंट के बीच में क्या काम करेगा, इंटरफेस मतलब माध्यम का काम करने वाला है। वो क्या होता है, तो याद रखना वो होते हैं हमारे पास में चिपसेट, है ना। अलग अलग प्रकार के चिपसेट्स हमारे मदरबोर्ड में यूज किए जाते हैं और उनके ड्राइवर फिर हम लोग इंस्टॉल करके और बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर से काम ले सकते हैं। प्लॉटर अपने को मालूम है प्रिंटर होता है,
ये स्कैनर है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो कि अच्छे से स्कैन करता है। अगला क्वेश्चन है फ्लैश बेस्ड मेमोरी यूज करने वाला, है ना। फ्लैश बेस्ड मेमोरी कौन सी होती है? ऐसी मेमोरी जिसके अंदर कोई भी मूवेबल भाग नहीं लगा है, फिक्स रहते सारे के सारे। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, मैकेनिकल हार्ड डिस्क, जो पहले से हमारे पास हार्ड डिस्क चल रही है वो। से फास्टर मतलब उससे ज़्यादा तेज। और स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? उससे ज़्यादा तेज स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो हमारे पास में हार्ड डिस्क से जो तेज है और आजकल हम उसको यूज़ कर रहे हैं, क्या है वो है SSD। और SSD को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। क्यों फ्लैश ड्राइव बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर कोई भी मूवेबल भाग नहीं है, सारे पार्ट्स कहते होते फिक्स होते हैं। और हार्ड डिस्क में क्या होता है? अंदर विंचेस्टर डिस्क होती है जो लगातार घूमती रहती है, इसलिए ये क्या हो रही? मैकेनिकल हो रही। तो याद रखेंगे SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका फुल फॉर्म है, इसको याद रखना। CD रोम इसमें भी घूमेगा, फ्लॉपी डिस्क इसमें भी घूमती है, और मैग्नेटिक टेप जो होता है ये भी रोल करता है। तो ये सारी कैसी है? इसमें मोबाइल भाग है, इसलिए ये फ्लैश में नहीं आने वाले हैं। और हार्ड डिस्क को बेसिकली कौन रिप्लेस कर रहा है? SSD ही कर रही है, याद रखना। निम्न में से स्पीकर कंटेंट करने के लिए कौन सा पोर्ट यूज होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर स्पीकर को क्या करना है? हमको कनेक्ट करना है, तो कौन से पोर्ट का हम लोग यूज करने वाले? तो स्पीकर को अगर आपको कनेक्ट करना है तो हम लोग को साउंड कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है ना। और साउंड कार्ड में हमको कौन से पोर्ट की जरूरत पड़ेगी? तो हमको पड़ेगी ऑडियो पोर्ट की। और याद रखना कि जो ऑडियो पोर्ट होगा ये कौन से कलर का होगा हमारे पास में? तो ग्रीन कलर का होगा, याद रखना। ग्रीन कलर के पोर्ट से हम लोग स्पीकर को कनेक्ट करते हैं और माइक को पिंक कलर के पोर्ट से। VGA पोर्ट से हम लोग मॉनिटर या डिस्प्ले कनेक्ट करेंगे। ईथरनेट से हम लोग, ईथरनेट पोर्ट जो है इससे हम लैन केबल कनेक्ट करने वाले हैं। और सीरियल पोर्ट से हम लोग कनेक्ट करते हैं प्लॉटर को, बारकोड रीडर को, ये भी याद रखिएगा। VGA का फुल फॉर्म क्या है? तो VGA का फुल फॉर्म को पता है क्या होता है? वीडियो ग्राफिक अरे होता है, याद रखना, है ना। और ये बार बार एग्जाम में आता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर आपको देके जाएगा। फुल फॉर्म अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग। फुल फॉर्म शॉर्टकट की फाइल एक्सटेंशन है ना, बार बार बोलता हूं, याद कर लेना। निम्न में से कौन सा फाइल टाइप अर्लियर डॉस और विंडोज में सिंपल एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट के रूप में यूज किया जाता था? मतलब जो पहले पुराने वाला जो हमारे पास डॉस था और विंडोज था, उसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन हम लोग यूज करते थे? अभी तो हम .exe यूज करते हैं, अभी की जो फाइल हम लोग यूज करते हैं। और शुरू में, है ना, मतलब बहुत पहले, मतलब शुरुआती दौर में क्या यूज करते थे हम लोग? तो हम वहाँ यूज करते थे .com, इसका यूज करते थे, याद रखना। docx हमारे पास 2007 और उसके बाद के जो डॉक्यूमेंट्स, मतलब MS वर्ड की फाइल है, उसका एक्सटेंशन है। ODS ओपन डॉक्यूमेंट सीट, मतलब कि हमारे पास लिब्रे ऑफिस की अगर हम बात करें तो उसमें एक्सेल के जैसे हमारा सॉफ्टवेयर होता है कैल्क, उसकी फाइल का एक्सटेंशन हो गया। .png हमारे पास में इमेजेस या चित्र या फोटो जो होती है उन फाइलों का एक्सटेंशन होता है, याद रखिएगा। .au फाइल फॉर्मेट कॉमनली किस टाइप के डेटा से रिलेट करता है ना? क्या है? .a और u। तो ये आपको बता दूं कि ये फाइल एक्सटेंशन हमारे पास फ्री वाले जो एप्लीकेशन में फ्री एक्सटेंशन हम लोगों ने दी है उसमें भी आपको मिलेगा, है ना। फ्री मटेरियल में एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड करी होगी तो फ्री मटेरियल में आप जाने के लिए क्या करना है आपको? यहाँ पर 3 लाइनें आपको दिखेगी, इसके पे टैप करो, यहाँ पे आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको AU सबसे पहले ही मिलने वाला है। वहाँ पर किसका है? ये ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है, ये आपको याद रखना है। ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? ISO हमारे पास में एक ऐसी संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है और अभी हमको आगे पढ़ना है ISO का OSI मॉडल। तो ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, इसको याद रखना और ये एग्जाम में पूछता है। MS एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन लॉजिकल फंक्शन है? देखिए MS एक्सेल में अगर हम बात करें लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल में हम क्या लगाते हैं? तर्क लगाते हैं, है ना। तो जिससे भी आप तर्क लगा सकते हो वो सारे के सारे यहाँ पर लॉजिकल फंक्शन कहलाते हैं, याद रखना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो लॉजिकल फंक्शन में हम आपका इफ, JPG, फॉन्ट, प्लॉट, तो हमारे पास इफ जो होता है, इफ मतलब जब भी हम लॉजिक लगाते हैं क्या बोलते हैं? यदि, है ना, यदि अगर ऐसा होगा तो बस बात किसकी हो रही है? इसी की हो रही है। तो यहाँ पर जो इफ फंक्शन होता है ये लॉजिकल फंक्शन है और ये अदर फंक्शन के साथ मिलकर भी काम करता है, ये याद रखिएगा। MS वर्ड में इक्वल पावर का आउटपुट क्या होगा?
इक्वल पावर, और एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा है इसमें ऐसा, जब भी लिखा हुआ मिले आपको, क्या लिखा है, पावर, यहाँ पर एक संख्या लिखी है और फिर एक संख्या लिखी है, बस ऐसे ही तो है आपके पास में। तो क्या करना है, जो पहले संख्या लिखी है उसकी घात लगाना है और उसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ठीक है, तो बस ऐसा सॉल्व करना, कुछ नहीं। पावर जब भी लिखा रहे दो संख्या देगा, पहले जो संख्या दी है और बाद में दी है, तो बाद वाली संख्या क्या होगी, उसकी घात होती है, बस इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इक्वल मंथ का रिजल्ट क्या होगा। ये हमको फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वल में क्या लिखा है, फिर मंथ लिखा है। ठीक है, जब भी मंथ लिखा रहेगा तो क्या करेगा, हमारे पास जो भी डेट दी गई है उसका क्या निकाल देगा, उसका मंथ निकाल देगा। जो भी डेट दी रहेगी उसमें से मंथ, अगर ये हमने डे यूज किया होता तो क्या देता, तारीख निकाल देता। अगर ये हमने ईयर यूज किया होता तो फिर ये ईयर निकाल के देता, है ना। इसने मंथ यूज किया तो क्या आएगा आपका, मार्च। ठीक है, अगर ऑप्शन में देखें हम लोग तो यहाँ पे दे रहा है 3, 15, 26 मार्च। तो अब यहाँ पे आप बोलोगे कि हम मार्च लगाएंगे कि 3 लगाएंगे, है ना। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ तो उसने ऐसा है, मार्च लिख दिया है, लेकिन जो हमारा फंक्शन है या आउटपुट क्या देगा, तो ये हमको आउटपुट देगा 3। ठीक है, क्योंकि जो मार्च है वो हमारे पास टोटल 12 मंथ होते हैं, उसमें कौन सा नंबर का है, तो 3rd नंबर का है। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है आपके पास में, 3 आने वाला है, याद रखना, है ना। ऐसा लिखा हुआ आंसर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है $B $5 किस टाइप का सेल रेफरेंस है। तो हम लोग 3 अलग अलग रेफरेंसेस पढ़ते हैं हम लोग। एक हम पढ़ते हैं रिलेटिव, फिर हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट, और फिर हम पढ़ते हैं मिक्स। तो अगर डॉलर लगे हुए हैं दोनों में, तो ये कैसा हो गया, दोनों कैसे हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। मतलब यहाँ पर B मतलब कॉलम, ये भी लॉक है, और 5 मतलब रो, ये भी लॉक है ना। दोनों के दोनों कैसे हो गए, लॉक होंगे, तो ये एब्सोल्यूट हो गए। और जो रिलेटिव रहते हैं तो रिलेटिव में क्या लिखा रहता है, वो B5, ये रिलेटिव है। जब कॉपी पेस्ट हम इसको नीचे करते तो इसके नंबर चेंज हो जाते, लेकिन रिलेटिव वाला, एब्सोल्यूट वाला क्या होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, हम कितने आगे कॉपी पेस्ट करें जैसा का वैसा रहने वाला है। मिक्स वाले में क्या होगा कि मान लो आपने B है, इसके सामने डॉलर लगा दिया, तो ये क्या हो गया, B लॉक हो गया और रो लॉक नहीं हुई, 5 वाला फ्री है। तो ये मिक्स वाला हो गया कि किसी एक के सामने अगर आपने डॉलर लगाया है तो वो मिक्स्ड वाला होगा। हाँ, जैसे ये आ गया, है ना, क्या हमारे पास C लगाया उसने $10, तो C $10। तो यहाँ पर C जो है ये हमारे पास कॉलम है और 10 क्या है, रो। तो यहाँ पर रो लॉक कर दी है। अब कॉलम चेंज होते रहेगा जब भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन रो क्या होगी, रो वही रहने वाली है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, मैं कौन सा फिक्स रहेगा, तो कौन सा फिक्स रहेगा, तो हमारे पास में जो रो होगी, रो फिक्स रहेगी, कॉलम चेंज होते रहेगा। तो फिक्स पूछा है तो कौन सी है, रो। केवल जो रो होगी ये फिक्स रहेगी, कॉलम चेंज होते रहेगा। और ये मिक्स वाला है, ये भी याद रखना। MS एक्सेल में सेलेक्ट डेटा को चार्ट क्रिएट करना, चार्ट क्रिएट करने की शॉर्टकट की याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। वो हमारे पास में क्या है, F11 से हमने डेटा टेबल तैयार है हमारे पास में, सेलेक्ट करो और F11 प्रेस कर दो, तो आपका जो डेटा है वो चार्ट में कन्वर्ट होके मिल जाएगा। कैल्क एक्सेल में गाइडलाइंस का मेन पर्पस क्या है, ग्रिड लाइन का, है ना। कैल्क होगा या एक्सेल होगा, इसमें ग्रिड लाइन बेसिकली आपने देखी होगी, इस तरीके से हमारे पास कॉलम और ऐसे रो दिखती है ना। जब तक कि हम उसको रूल नहीं करें, मतलब उसके ऊपर हम लाइन खींचते नहीं है उसकी, तब तक कि वो प्रिंट में नहीं आती, ब्लैंक ही दिखता है। तो ये ग्रिड लाइनें होती क्यों है, तो बेसिकली ये लाइनें इसलिए होती है कि हम लोग सेपरेट कर पाए किसको, कॉलम को और रो को, कि यहाँ पर ये कॉलम है ये रो है, उसको सेपरेट कर पाए, बस इसलिए, है ना। तो क्या करने वाले हम लोग, रो और कॉलम को विजुअली अलग दिखाना, है ना, अलग अलग दिखा पाए, उसको सेपरेटली हम दिखा पाए, इसीलिए हम ग्रिड लाइन का यूज करते हैं, याद रखना, ये वाला आंसर सही होगा। वायरस स्कैन, फार्मूला इंक्रिप्शन, ये फाइल कंप्रेसर में हम यूज नहीं करने वाले। अगला है पाई चार्ट सबसे उपयुक्त किसके लिए है। तो जो पाई चार्ट होता है हमारे पास में सबसे उपयुक्त क्यों होगा, तो इसके पहले मैंने बताया कि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। पाई चार्ट में डेटा को हम लोग सेक्टर्स, पाई चार्ट गोल बनता है इस तरीके से, सेक्टर में हम लोग, और परसेंटेज में अगर आपको दिखाना है ना, परसेंटेज वैल्यू दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और इसमें हम केवल एक डाटा वैल्यू को ही दिखा सकते हैं। क्या आ गया हमारे पास, परसेंटेज और शेयर ऑफ टोटल, पूरे का टोटल जो होगा उसको शेयर करने के लिए या परसेंटेज में आपको वैल्यू दिखानी है, वहां हम यूज करते हैं, और ये गोल बनता है और ऐसा स्लाइस कटे होते हैं सेक्टर्स। निम्न में से कौन सा वैलिड मैक्रो नेम नहीं है,
नहीं हो सकता, है ना। मैक्रो हम लोग पढ़ते हैं कि सेटिंग्स को रिकॉर्ड करता है, चाहे वर्ड की बात करें या एक्सेल की बात करें। जब बहुत ज़्यादा पेज हमको सेट करने पड़ते हैं तो एक पेज सेट करेंगे, वहाँ पे सेटिंग्स को रिकॉर्ड करेंगे और मल्टीपल पेज पे हम अप्लाई कर देते हैं। तो मैक्रो की फाइल को अगर हमको सेव करना पड़ेगा, है ना, तो हमारे पास ये बोल रहा है उसका नेम, फाइल के नेम, मैक्रो की फाइल का नेम इसमें से कौन सा नहीं हो सकता। हमारे पास 1 2 3 4 नाम दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला, है ना, 2026 रिपोर्ट। ऐसा हम नाम सेव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैक्रो की फाइल का जब भी हम नाम सेव करते हैं तो उसमें हमको अल्फाबेट्स देने पड़ते हैं, हम नंबर पहले उसमें नहीं दे सकते। इस वजह से ये वाला नाम जो होगा इनवैलिड हो जाएगा, बाकी नाम से वो सेव हो जाएगा। और मैक्रो की शॉर्टकट की याद रखना, Alt F8, Alt प्लस F8 जो होती है मैक्रो ऑन करने की शॉर्टकट की। MS वर्ड 2019 में कौन सा ऑप्शन पेजिंग ऑप्शन नहीं है ना, कौन सा ऑप्शन है जो पेजिंग ऑप्शन है, मतलब पेज के लिए हमको उपलब्ध नहीं होता है। हमको बोल रहा है विंडो ऑर्फन कंट्रोल, तो वीडियो ऑर्फन कंट्रोल हमको मिल जाता है ना। कहाँ मिल जाता है हमको, कि हमारे पास किसी भी पेज के लास्ट में कोई पैराग्राफ की एक सिंगल लाइन नहीं रहने सकती, हम हटा के उसको नए पेज पे ले जा सकते हैं, है ना। ये सबसे ऊपर पैराग्राफ की सिंगल लाइन नहीं रहेगी, है ना, उसको हम पैराग्राफ में मर्ज कर सकते हैं। तो कुल मिला के ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कि किसी पेज के अंत में कोई सिंगल लाइन अकेली ना रह जाए, पूरे के पूरे पैराग्राफ के साथ में रहे। तो ये ऑप्शन हमको मिलता है। कीप विथ नेक्स्ट, है ना, कीप विथ नेक्स्ट मतलब कि हमारा जो पैराग्राफ होगा वो अगला, मतलब जितनी भी लाइनें होगी वो अगले पैराग्राफ के साथ में कैसी होगी, सेपरेट रहे। तो ये ऑप्शन भी हमको मिलता है। पेज ब्रेक बिफोर, तो पेज ब्रेक बिफोर भी हमको ऑप्शन मिल जाता है कि हम जब भी वहाँ पे क्या पेज ब्रेक की कमांड चलाएंगे, कंट्रोल प्लस एंटर हम लोग चलाते हैं, तो हमारे क्या होगा, नए पेज पर हमको सारा का सारा डेटा ऊपर से अरेंज होके मिल सकता है। ठीक है, तो पेज ब्रेक भी हम लोग कर सकते हैं। फिर हमको मर्ज लाइन टुगेदर, तो मर्ज लाइन टुगेदर जो है ये ऑप्शन हमको MS वर्ड में नहीं मिलता है ना, कि दो लाइनों को आपस में जोड़ने का ऑप्शन हमको वहाँ पर नहीं मिलता है। हमारी लाइनें कैसी रहने वाली, सेपरेट ही रहने वाली है ना, और पैराग्राफ के साथ में रहने वाली है। तो ये वाला ऑप्शन हमको वहाँ पर नहीं मिलता है, याद रखना। बाकी तीनों ऑप्शन हमको मिलते हैं। प्रेजेंटेशन में स्लाइड बदलते समय अप्लाई होने वाला विजुअल इफेक्ट कौन सा है? तो जब भी प्रेजेंटेशन में स्लाइडें चेंज होती है वहाँ पे एक विजुअल दिखता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वो जो विजुअल हमारे पास रहता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन। जब भी दो स्लाइडें चेंज होगी तब जो इफेक्ट होता है उसको स्लाइड ट्रांजिशन हम लोग कहते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट हमारे मूवेबल रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमेशन। तो फिलहाल हमारे पास में क्या है, यहाँ पर दो स्लाइड है तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन। और अगर हमारे पास में ऑब्जेक्ट को मूव करने का पूछता तब हम क्या बोलते हैं, उसको एनिमेशन बोलते हैं, याद रखना है। वेबसाइट का मेन पेज जनरली क्या कहलाता है? तो किसी भी वेबसाइट का मेन पेज जो है वो कहलाता है उसका होम पेज, है ना। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है ना। पहला पेज होम पेज कहलाता है, बस ये याद रखना है आपको। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास हो गई। आज की क्लास में टोटल 44 क्वेश्चन थे और ये इस पे जो क्वेश्चन है हम लोगों ने देखे हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं और थोड़े से अलग तरह के, मतलब माइक्रो अगर हम बोले, हमारे टॉपिक जो रहते हैं उसमें जो बीच में छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अभी आ रहे हैं 2026 में पूरे। तो ये वाला जो वीडियो था या आगे के जो वीडियो है, हम ऐसे ही डीप क्वेश्चंस को लेकर और यहाँ पर आकर डिस्कस करने वाले हैं और आपको तैयारी करने वाले हैं। जिन जिन टॉपिक्स के आज हमने क्वेश्चन लिए हैं उन टॉपिक को आप सर्च करेंगे और उन टॉपिक को और अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे और उसके बचे वाले क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।